हेलो रुआन, वेलकम टू लर्निंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले। ये हमारा सेकंड नंबर का सेशन होने वाला है गाइस, जो आपका 5 मई 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें जितने 120 क्वेश्चंस टेक्निकल के पूछे गए थे उसका हमने पार्ट ए के अंदर 60 क्वेश्चन जो है हाफ क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट करा दिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे 5 मई 2023 को वो हम लोग सभी डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस ये आपके लिए जानना कि किस तरीके से पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मोर ओवर 2023 का जो एक और पेपर था दिसंबर में हुआ और 2024 का जो भी पेपर है वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है आपके आने वाले पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरीके से जो गाइस पीजीसीएल के 2021 एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप चाहते हो तो उसकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप कोई भी पीजीसीएल का पेपर का ईयर आप टाइप करके उसको सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली आपको उसका वो जो एक्सेस जो है वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ट्रेंड रह चुका है हमारे पीजीसीएल में क्वेश्चन पूछे जाने का। एंड वन मोर थिंग, सेशन को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा जरूर, सो दैट आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हम लोग हमारे जो 5 मई 2023 का जो पीजीसीएल का पेपर था उसको हम लोग कंप्लीटली एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले कि कौन से कॉन्सेप्ट और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो कंटिन्यू करते गाइस और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, इसके पहले हमने आपको एक थंबनेल मेंशन करके रखा है, ये हमारा जो प्रीवियस सेशन है गाइस, इसके अंदर हमने अप टू क्वेश्चन 60 ये हमने डिस्कस करके रखे, इसको जरूर जाके देखिएगा। इसके भी आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में 61। क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन अ जूल पर कूलम। जब देखिए यूनिट्स और जो हमारे पास में क्वांटिटीज होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन हालांकि पूछा जाता है। अब हमारे पास 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको यूनिट के ऊपर पूछा जाता है, हालांकि एक से ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन एक तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा पूछा ही जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन इसका जूल पर कूलम ये किसका यूनिट है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, ठीक है। अब हमारा जो एसआई बेस्ड यूनिट है वो है हमारा जूल पर कूलम, ओके, या फिर हम लोग जिसको सिंपल लैंग्वेज में वोल्ट्स ये करके डिफाइन करते हैं, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स या फिर हम लोग उसको जूल्स पर कूलम में मेजर करते हैं। सिंपल है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट है, ठीक है, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में दर्शाता है, ठीक है। जो प्रेशर डिफरेंस रहता है, जो वोल्टेज का डिफरेंस रहता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जूल पर कूलम इसका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग ब्रिजेस इज यूज्ड टू मेजर द डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इंसुलेशन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कैपेसिटर के केसेस में, ठीक है। तो जो अलग अलग टाइप के ब्रिजेस रहते हैं हमारे पास में डीसी एंड एसी ब्रिजेस, जैसे कि हेस ब्रिज हो गया, एंडरसन ब्रिज है, ओवंस ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन, केल्विन्स ब्रिज होता है, ये अलग अलग ब्रिजेस के क्या क्या मायने रहते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना रहेगा, ओके। अभी हमें पूछा गया कि अगर हमें डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजर करना है, कैपेसिटेंस मेजर करना है, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो हम लोग इनमें से कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत बार जो है आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि आपको केल्विन्स डबल ब्रिज कहाँ पे यूज होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए मेजरमेंट हम लोग करते हैं। शेयरिंग ब्रिज के लिए किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस या फिर कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, ठीक है। मैक्सवेल की किसके लिए हमारा यूज होता है, इट इज यूज फॉर द इंडक्टेंस पर्पसेस, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये हमारा मीडियम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी ब्रिजेस आपको पता होना जरूरी है, ओके, क्लियर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द एनर्जी इन अ लाइटनिंग स्ट्रोक मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो जो लाइटनिंग स्ट्रोक रहता है उसके अंदर कितना एनर्जी इंक्लूडेड रहता है, कितना एनर्जी रहता है उसमें आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर आपको बताना है, तो उसका ऑर्डर रहता है 250 किलोवाट आवर, ठीक है। इतना एनर्जी तक रह सकता है हमारे एक लाइटनिंग स्ट्रोक के अंदर, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द एच पैरामीटर y11 ऑफ द गिवन नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क बताया गया इसका हमें जो है एडमिटेंस पैरामीटर, ठीक है, y11 ये हमें निकालना है, ओके। तो अगर हम लोग y11 की बात करते हैं तो ये क्या होता है, y1 विल बी इक्वल्स टू i1 डिवाइड बाई v1 एट V2 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो V2 अगर हमारा 0 है तो ये हमारे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये शॉर्ट करेंगे इस साइड का वोल्टेज, राइट। ये अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी यूज में नहीं है, तो हमारा सर्किट के इस तरीके से रहेगा गाइस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा हमारे पास में, देखिए 2 and 4 है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हम लोग करेंगे 2 into 4 अपॉन 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 8/6 विच इज 4/3 ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4/3 ओम्स, ओके। और अगर हम लोग निकालते V1
V1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में I1, ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा V1, ओके, I1 इंटू 4/3। अब देखिए हमें y11 निकालना है तो हमारा रेशियो क्या होता है I1/V1, ठीक है, तो I1/V1 अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस V1 को इसके नीचे लेकर जाएंगे और ये 4/3 को हम लोग यहाँ निकालेंगे, ठीक है, तो सिंपल है गाइस, I1 डिवाइड बाई V1 विल बी इक्वल्स टू 3/4 विच इज 0.75, ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज इज यूज्ड इन अ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो हम लोग इनर्शिया यूज करते हैं, ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। अब देखिए आपको मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, करंट एनालॉगस सिस्टम एंड वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम जो है आपके उसके टेबल आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे मास आता है, ठीक है, एंड उसके अगर हम मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर इनर्शिया आता है, ठीक है, करंट एनालॉगस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आता है, एंड वोल्टेज एनालॉगस की बात करते हैं यहाँ पे इंडक्टेंस आता है। इस तरीके से एक टेबल है, आपको अच्छी तरीके से वो पता होना जरूरी है, ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अ 240 volt 50 hertz sine wave is starting at its position half cycle at t is equal to 0, it will achieve its negative maximum value in dash second, ठीक है, एक 50 hertz की साइन वेव है, ठीक है, सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया, ओके, तो यहाँ पे पूछा गया इट विल अचीव इट्स नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू इन डैश, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, ये कितने समय में हमारा ये अचीव करेगा। अब यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई, ये हमारी कंप्लीट साइकिल होगी, ठीक है, तो ये 240 वोल्ट का यहाँ पे हमारे पास 240 वोल्ट पॉजिटिव एंड 240 वोल्ट हमारे पास में नेगेटिव, माइनस 240 वोल्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज अ 0, राइट। तो देखिएगा इस एक जो कंप्लीट साइकिल होता है t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, ओके, तो ये 1/50 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 0.02 सेकंड, ओके, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट साइकिल 20 मिली सेकंड्स की। इसकी जो फुल साइकिल है, ठीक है, ये हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, आई चेंज द कलर, देखिए गाइस यहाँ से 0 से शुरुआत होती है, ओके, देन ये 1/4 टाइम पे यहाँ पे पीक पे आती है, देन अगेन 0 पे आते हैं, देन अगेन यहाँ पे 3/4 पे हमारे पास माइनस नेगेटिव पीक पे आएगी, देन अगेन हमारे लास्ट पीक पे हमारा यहाँ पे 0 पे चले जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे जो है हमारा जब 3/4 टाइम पे आ जाता है, ठीक है, 3/4 पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, अगर ये मान लो पूरा 100% है, ठीक है, यहाँ पे 75% पे आ रहा है, मतलब कि क्या 3/4 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, तो 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है, यहाँ पे हमारा वो टाइम रहेगा जहाँ पे हमारा नेगेटिव मैक्सिमम रीच करेगा, ओके, तो हम लोग करेंगे 3/4 विल बी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय हमारा 0.02 सेकंड्स, ठीक है, तो हम लोग इसको 0.02 सेकंड्स को हम लोग 20 मिली सेकंड्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 3 एंड 3 5 15 मिली सेकंड, सिंपल सा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इतना एलेबोरेट करने की भी इसको जरूरत नहीं, ठीक है, डायरेक्टली आप इसको अगर पता है आपको, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है तो उनको पता है कि 20 हर्ट्ज का फुल साइकिल आ जाता है, मान लो इस तरीके से 20 हर्ट्ज का साइकिल है, सॉरी 50 हर्ट्ज का एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड जो है 0.02 सेकंड आता है, फिर 20 मिली सेकंड आता है, ठीक है, तो आपको अगर आपके माइंड में कैप्चर हो गया कि हमारा फर्स्ट पिक जो आएगा ये 1/4 पोजीशन पे आएगा, ठीक है, 0 कब आएगा, ये हमारे पास में सेकंड पोजीशन पे आएगा, हाफ पोजीशन पे आएगा, 3/4 पे आएगा हमारे पास में माइनस नेगेटिव पिक, ठीक है, तो सिंपल है, जो माइनस नेगेटिव पिक आएगा ये हमारे 3/4 पोजीशन पे आएगा, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 20 15 मिली सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी फंडामेंटल लेकिन काफी बेसिक सा एक क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ गार्डिंग इज यूज्ड इन एलटी लाइन पासिंग थ्रू द एग्रीकल्चर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड्स के थ्रू जो लो टेंशन लाइन पासिंग होती है उसके अंदर कौन सी टाइप की गार्डिंग यूज की जाती है, तो पीवीसी गार्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग So the question is, which of the following construction activities of a HT line is done for the indication of the location of the pole, ठीक है, इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है, हाई टेंशन लाइन की, वो हम लोग पता करते हैं फॉर द इंडिकेशन ऑफ द पोल, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पिट मार्किंग एंड अ पिट डिगिंग, ठीक है, सिंपल है गाइस, आपको मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था आपको, ठीक है, पिट मार्किंग मतलब जहाँ पे हम लोग जो है कंक्रीटिंग का फाउंडेशन करते हैं वहाँ पे की लोकेशन होगी, ठीक है, मैंने आपको इसके पहले वाला जो सेशन है उसके अंदर भी क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे सीमेंट का जो कंक्रीटिंग होता है, ठीक है, उसका क्या मिक्सचर होता है, ठीक है, स्टोन का, सैंड का एंड सीमेंट का, वो भी आपको पूछा गया था। दैट मीन्स फॉर टावर कंस्ट्रक्शन आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बात को आपको नोट करना होगा, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को भी आपको इस साल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा, ओके। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंप्लीट्स 80 साइकिल्स इन 2 सेकंड्स, ठीक है, एक 2 सेकंड के अंतराल में वो 80 साइकिल कंप्लीट करता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है गाइस, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का एक मानक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल
नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। ओके, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, 80 साइकिल के अंदर, कितने सेकंड्स के अंदर, 2 सेकंड्स के अंदर। ओके, तो 40 साइकिल्स पर सेकंड, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। साइकिल्स पर सेकंड्स का ही यूनिट क्या होता है गाइस, वो होता है हमारा हर्ट। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ seconds, the dielectric strength of the specimen is increases rapidly to an upper limit known as dash। ठीक है, अगर हमारा जो वोल्टेज है काफी शॉर्ट टाइम के लिए 10⁻⁸ सेकंड्स के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, स्पेसिमन की मतलब उस मटेरियल की, उस पर्टिकुलर सैंपल की, ठीक है, वो फटाक से बढ़ जाती है, ठीक है, वो क्विकली बढ़ जाती है, ठीक है, एक अपर लिमिट पे। उस अपर लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन, लिख के जरूर रखिएगा, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इट इज नोन एज इंट्रिंसिक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ अभी हमारे दिवाली ऑफर चल रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 नवंबर तक ये मैक्सिमम ऑफर अवेलेबल रहेगा। तो आपको जितने भी एग्जामिनेशन के लिए आपको टारगेट कर रहे हो, तो उसके एग्जामिनेशन को आपको जो कोर्सेज एनरोल करने की आपकी इच्छा थी, आप इस दिवाली ऑफर का मैक्सिमम लाभ ले सकते हो गाइस हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को और कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको आप जरूर इस दिवाली ऑफर का कूपन का लाभ लीजिएगा। जो भी आप चाहे कोर्स एनरोल करना चाहते हो, जैसे कि पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का कोर्स, उसके लिए दिवाली 10 कूपन कोड है, दिवाली 10 कूपन कोड हमने प्रोवाइड किया है। एंड पीजीसीएल का जो हमारे पास में नॉन टेक्निकल का कंप्लीट कोर्स है, आप दिवाली 15 इस कूपन कोड को एनरोल करके यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों के बैनर्स आपको बताता हूँ, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी काफी अच्छी तरीके से तैयारी करने वाले कोर्स है गाइस। ये हमारा टीकेटी कोर्स है, मतलब टेक्निकल नॉलेज टेस्ट कोर्स, जहां से आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी आप एनरोल कर सकते हो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है, जिसके अंदर आपको थ्योरी और एमसीक्यू मिलेगा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का। एंड जो आपकी 50 क्वेश्चन के अंदर जहां पे इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव पूछा था, इसके अलावा 80 कोर्स को एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है आपका, और कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम 1 to 1.5 मंथ्स के अंदर आपका ये सारा कोर्स कंप्लीट होकर आपकी काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आप कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा के रखे हैं, ठीक है। एंड इसका भी जो कूपन कोड है मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके रखा है, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए दिवाली 50 कूपन कोड, एंड जो आपका टेक्निकल का कोर्स है उसके लिए दिवाली 10 इस कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। ओके, सो ये काफी फायदेमंद रहेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। एंड अगर आप चाहते हो कि क्वांटिटेटिव के आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको हमारे कैपिट्यूड्स के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना होगा, जिससे आपको काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट इन विच जेड पैरामीटर्स आर एक्सप्रेस्ड इन है, ठीक है। तो जो जेड पैरामीटर्स हो गए, वाई पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, इसके बहुत बार यूनिट्स और इसके कन्वर्जन पूछे जाते हैं, जैसे Z11 Z12, ठीक है, Z21 Z22, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, टी पैरामीटर हो गए, एबीसीडी पैरामीटर्स हो गए, इसकी किसके यूनिट रहते हैं, किसके यूनिटलेस चीजें रहती है, ये सभी चीजें आपको पूछी जाती है। अब देखिए जेड पैरामीटर्स का यूनिट एक्सप्रेस किया जाता है ओम्स के अंदर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। मुझे बताइएगा वाई पैरामीटर का यूनिट किस में मेजर किया जाता है, इन्हीं ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा, और इस सेशन को आपको लाइक भी करना होगा, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट और अफोर्डेबल कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन यूजिंग अ वायर गेज। अब देखिए वायर गेज का आपको सबसे बेसिक फंक्शनिंग पता होगा कि हम लोग उसको थिकनेस, ठीक है, गेज पता करने के लिए वायर का यूज करते हैं, राइट। तो इनमें से क्या वो जो हम लोग नहीं कर सकते, तो प्रोटेक्शन थ्रू द हाई करंट, तो क्या हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं, ये तो हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। वायर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, वो वायर में से कितना करंट सेफली कैरी हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस एंड वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि सर हम लोग रेजिस्टेंस और वेट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में गेज कैलकुलेट हमारे पास आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है गेज R = ρl/a, तो हम लोग उसके इस कैलकुलेशन से भी हम लोग रेजिस्टेंस और उसका वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट प्रोटेक्शन ऑफ द हाई करंट ये हमारा वायर गेज के थ्रू नहीं हो सकता है। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये जानबूझ के इस तरीके से ऑप्शंस आपको एग्जामिनेशन में पुट अप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज which of the following parts of a thermal power plant is associated with the handling ऐश हैंडलिंग सबसिस्टम, ठीक है। तो ऐश हैंडलिंग सबसिस्टम में इनमें से कौन सा पार्ट यूज होता है, तो सिंपल है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो फ्लाई ऐश होती है हमारे पास में, फ्लाई ऐश होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बॉटम पे ही कैप्चर करने का काम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, जो चिमनी के थ्रू ये जो हमारे एनवायरमेंट में ना जाए, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ऐश हैंडलिंग सबसिस्टम। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैप्लास ऑफ द फंक्शन f of t is equals to e⁻⁻80। काफी सिंपल है गाइस, ठीक है, 1/s + a।
ठीक है, 1 बाय एस प्लस वी, ये काफ़ी होता है। ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते हैं। अगर प्लस रहता था तो हमारे पास 1 बाय एस माइनस ए, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन होता है गाइस, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक चार्ट ही मैंने आपको प्रोवाइड करके रखा है कोर्सेज के अंदर भी, यूट्यूब पे भी, और आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आपको जो कॉस ऑफ ओमेगा टी होते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी के जो बेसिक होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज आपको पता होना जरूरी होता है, ठीक है। जो कन्वर्जन होते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म, उससे आपको सिंपल सा क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज नॉर्टन्स करंट टर्मिनल ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज, ठीक है। नॉर्टन्स करंट कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको अगर हमें इसके थ्रू अगर हमें नॉर्टन्स करंट निकालना तो इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस ये भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट सर्किट डेवलप होगा कुछ इस तरीके से होगा गाइस, प्लस माइनस, ठीक है, राइट, इस तरीके से। क्योंकि आप देखिए ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये इसका कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। 50 वोल्ट हो गया, यहाँ पे हमारा 5 ओम्स का ये है रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाय 5 विच इज 10 एम्पियर। ओके, सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग द अबव वेव फॉर्म ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जो वेव फॉर्म है, ठीक है, ये कौन सी है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है गाइस, ठीक है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है एक वेव फॉर्म की। ओके, तो इसके लिए हम लोग जो करेक्ट आंसर मार्कअप करेंगे वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये डब्ल्यू टी नहीं, ये ओमेगा टी रहता है इस तरीके से। ओके, ओमेगा क्या रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर साइनोसॉइडल करंट वेव द मैक्सिमम वैल्यू इज 100 एम्पियर, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सेम। आरएमएस वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। कहाँ पे बताया, हाफ वेव रेक्टिफायर साइनोसॉइडल वेव के लिए, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनोसॉइडल वेव। अब इसके लिए डायरेक्टली वो फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है, 0.707 इंटू मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे जो है आई आर एम एस हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 2 विच इज 50 एम्पियर। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। एक बात का आपको ध्यान में रखना होगा गाइस, जो आर एम एस वैल्यू रहती है हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर साइनोसॉइडल करंट जो आउटपुट है जो इस तरीके से आता है हमारा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड यूज होता है, आपको पता ही होगा, राइट। तो हमें जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, हमें नेगेटिव साइकिल के कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता। उस केस में जो हमारा आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू आई एम बाई 2, ठीक है। बहुत बार यहाँ पे देखिए 0.7071, ये आंख बंद करके डायरेक्टली आंसर मार्कअप करके आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हुई देखी है, ठीक है। तो इस तरीके से अवॉइड करना होगा मिस्टेक्स को, छोटे छोटे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के से कंपैरिजन में, ठीक है, ऐसी कौन सी केसेस है कि जहाँ पे हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। अब देखिए अगर वोल्टेज रेशियो 0.9 रहता है, ठीक है, इस केस में अगर हमारा क्लोजर रहता है वोल्टेज रेशियो नियर टू 1, ठीक है, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। हम लोग हाई ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे ड्यू टू द रिड्यूस्ड कॉपर एंड वाइंडिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ वोल्टेज इज करेक्ट फॉर यूजिंग अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसके लिए कौन से वोल्टेज रेंज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मीडियम वोल्टेज रेंज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है, ठीक है, ये जनरली अराउंड 72 kV तक के सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसका भी मैंने एक चार्ट ऑलरेडी पीजीसीएल की जो डिप्लोमा कोर्स आपको मैंने मेंशन किया गया है, उसको सभी चार्ट मैंने मेंशन करा दिए, इंक्लूडिंग स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। उसके अंदर आपको पावर जनरेशन के 3D मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफ़ी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे हमारे पावर प्लांट्स को। ओके, किस तरीके से हमारा पावर सिस्टम वर्क करता है। तो क्वेश्चन इज 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 1425 RPM. The rotating field produced by the rotor rotates at the speed of dash RPM with respect to the rotor. ठीक है, सिंपल है, पूछा गया हमारे पास में जो रोटेटिंग फील्ड कितने RPM पे वो रोटेट करती है हमें पूछा गया। इसके लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड का पता कराना होगा। तो वो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी, जहाँ पे एफ होता है हमारी फ्रीक्वेंसी, एफ 120 इंटू 50 हर्ट्ज, ठीक है, डिवाइड बाई पोल 4, ठीक है, यह आता है हमारा इसका 1500 RPM। अब देखिए ये मैं आपको जो भी नए स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करें उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ कि 4 पोल 50 हर्ट्ज है, डायरेक्टली मैं 1500 RPM लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो कांस्टेंट होगा ये काफ़ी कॉमन है और आपको ये पता ही होगा। ठीक है, तो जो रोटेटिंग फील्ड है हमारे पास में वो रोटेट करेंगे 1500 माइनस 1425, जो बचेगा हमारा 75 RPM पे। ओके, सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए चारों भी ऑप्शन दिए गए 75, 25, 1425, 1500। ओके, तो इनमें से बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो जो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो रोटेट करेगा 75 RPM, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर। ओके,
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट ऑफ ऑन अ 125 वोल्ट विच रिजल्ट्स टू अ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 400 एम्पियर. अब हमें कंडक्टेंस पता करना है, ठीक है, जब वो शॉर्ट सर्किट होगा 125 वोल्ट पे जिसके कारण 400 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो होगा. कंडक्टेंस क्या रहते हैं, आई बाई वी. सिंपल है. करंट कितना है हमारे पास में, 400 है. ओके. एंड वोल्टेज कितना है हमारे पास में, 125. ठीक है, 400 डिवाइड बाई 125 विच इज 3.2 सीमेंस. ओके. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइनोसाइडल वोल्टेज एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 110 वोल्ट. अब देखिए साइनोसाइडल वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास बताया गया है विच इज अ 110 वोल्ट. 110 वोल्ट है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू. ओके. फाइंड द पीक टू पीक वोल्टेज. अब देखिए एक जो पीक है हमारे पास में, हाफ वेव का पीक है, वो हमारा कितना आता है, 100 वोल्ट का. यहाँ से 110 वोल्ट है तो बट ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 2V हो जाएगा. ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 2 × 110, 2 × 110 विच इज 220 वोल्ट. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. सिंपल सा क्वेश्चन था. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट डिजायरेबल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिजायरेबल नहीं है, कौन सी नहीं चाहिए रहती है हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो है हमारा ड्रिफ्ट. ठीक है, अब हालांकि सेंसिटिविटी इसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ड्रिफ्ट ये हमारा नहीं उसमें रिक्वायर्ड रहता है. ठीक है, ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की. ओके. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the two emitter A and B requires 20 milliamperes and 30 milliamperes current, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देन अब देखिए दो एमीटर का एक 20 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर्स का जो करंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए. तो इसका मतलब कौन सा सेंसिटिव है या कौन सा सेंसिटिव नहीं है, ये हमें इसमें से कंक्लूजन करके ऑप्शन में पूछा गया. अब देखिए वेरी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा गाइस, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके बेसिक फंडामेंटल्स को डेवलप करते हैं. अब आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी क्या है. ठीक है, ये होता है S डिवाइड बाय 1/IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ठीक है, जो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ठीक है, और जो IFSD हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन है एम्पियर्स में, और ये एक्सप्रेस की जाती है ओम पर वोल्ट्स के अंदर. ओके, ये आपको यूनिट भी ध्यान में रखना होगा. अगर मीटर एक की बात करते हैं तो हमारा S1 क्या आ जाएगा, इट विल बिकॉज टू 1/20 × 10⁻⁻³ विच इज इक्वल्स टू 50. एंड अगर हम लोग बात करते हैं वही S2 की विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1/30 × 10⁻³ ये आ जाएगा 33.33. ठीक है, तो इसमें से कौन सा बढ़ा है, सेंसिटिविटी किसकी बढ़ी है, S1 की. मतलब ये हमारा जो मीटर 1 है 20 मिली एम्पियर वाला, इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगा. ठीक है, सिंपल है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. फिर हमारा ए इज मोर सेंसिटिव. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी का किस तरीके से प्रोपोर्शनेट होता है करके. ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन इज अ सीरीज RLC सर्किट विल हैव अ यूनिटी पावर फैक्टर व्हेन. ठीक है, सिंपल है, जब हमारा कंडीशन हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर. इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्या फॉर्मूला है, 2πfL विल बी इक्वल्स टू 1/2πfc. ये कंडीशन जब मीटअप हो जाएगी हमारी, ठीक है, उस केस में हमारा यूनिटी पावर फैक्टर मीटअप होता है. इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस कंडीशन में हमारी आ जाती है. व्हेन XL इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उस केस में जो हमारा RLC सर्किट का यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा. ठीक है, XL क्या होता है, ठीक है, 1/2πfL एंड XC क्या होता है 1/2πfc. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस रीचिंग ऑन द वर्किंग प्लेन टू द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स. इल्यूमिनेशन का सेशन भी हमने कवर अप करके रखा है. ये अगर आपको मान लो आपका बल्ब होता है, ठीक है, तो जो आपका टोटल इल्यूमिनेशन रिसीव हो रहा है यहाँ पे सरफेस पे, इस सरफेस पे, एंड कितने इल्यूमिनेशन जो है आपके यहाँ से इमिट हो रहा है, इसका रेशियो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर. गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक टॉपिक बन जाता है हमारा, जिसके अंदर हमारे पास ट्रैक्शन आता है, हीटिंग आता है, वेल्डिंग आता है एंड इल्यूमिनेशन. ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको करना जरूरी है. ओके, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग लैप्लास डोमेन बिहेवियर इज करेक्ट फॉर इंडक्टेंस. इंडक्टेंस के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, SL. सिंपल है. कैपेसिटेंस क्या रहता है, कैपेसिटेंस के लिए क्या रहता है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया. छोटा सा टास्क दे रहा होगा, जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिएगा इस तरीके से टास्क में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ABCD कंस्टेंट ऑफ अ सीरीज इंपेडेंस आर 1863 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द B पैरामीटर. ठीक है, B पैरामीटर क्या है, 8 है हमारा. ठीक है, क्योंकि ABCD पैरामीटर क्या होता है, ABCD इस तरीके से, तो B किसके लिए हो जाएगा, 8 के लिए. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, ABC पैरामीटर क्या रहता है, V1 I1 विल बी इक्वल्स टू ABCD. ठीक है, V2 - I2 इस तरीके से. ओके, सो बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. गाइस क्वेश्चन आपको एक एज अ होमवर्क की तरह दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन इज काफी सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कलर कोड फॉर द रजिस्टर हैविंग इट्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू
68 किलो ओम्स प्लस माइनस 10%, ठीक है। आपको ऐसा इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको इसका जो शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ, जिससे आप कलर कोड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और ये हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे है गाइस अवेलेबल। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और यूनिक अगर आपको पोस्ट चाहिए होगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को जरूर फॉलो कीजिएगा, कैपिट्यूड्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के, ठीक है। ये जो आपके फील्ड से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इसकी हम लोग पोस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव वे में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, जिससे आपको यहाँ पे रजिस्टर का कलर कोड किस तरीके से पता करना, इसका शॉर्टकट मैंने बता दिया वहाँ पे। ओके, कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इस क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है। और टोरॉइडल मैग्नेट हैज अ नो एयर गैप, यह हमें पूछा गया। टोरॉइडल मैग्नेट पे कोई भी एयर गैप नहीं रहते, स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिट ऑफ एमएफ इज वेबर पर एम्पियर, ये हमें पूछा गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। मुझे बताइएगा एमएफ का यूनिट क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ओके, काफी सिंपल सा टास्क है गाइस, एमएफ का आपको यूनिट पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 internal resistors are connected to in a series. If the equivalent resistance of the series connection is 500 ohms, then find out the value of each resistance. सिंपल है, चार अलग अलग रेजिस्टेंस, चार सिमिलर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं, ठीक है। और टोटल उसका 500 ohms है, ठीक है। अगर चार इक्वल है, R1 R2 R3 एंड R4 आर इक्वल, ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग 500 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 125 ohms। सिंपल है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर ये चार जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पैरेलल में रहते थे, तो वो हमारा आंसर क्या रहता था, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, छोटा सा सिंपल टास्क आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन अल्टरनेटर पोल पिच इज ऑलवेज डैश इलेक्ट्रिकल डिग्री रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन, ठीक है। अल्टरनेटर के अंदर जो पोल पिच है वो हमारी हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहती है रिगार्डलेस ऑफ द पोल्स ऑफ द मशीन। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन डी। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आर का वैल्यू हमें पूछा गया है। अब देखिएगा इस, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास करंट I1 इधर फ्लो रहा है और I2 यहाँ पे हमारा फ्लो रहा है, ओके, ये हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टोटल करंट जा रहा है हमारे पास में 25 एम्पियर्स, ओके। तो जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस 200, ठीक है, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में, ठीक है, तो ये डायरेक्टली एज इट इज इसके लिए अक्रॉस में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 40 ohms के इसमें। तो हमारा I1 का तो वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 200 डिवाइड बाई 40 विच इज इक्वल टू व्हाट, 5 एम्पियर। ओके, ये हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ पे I1 का वैल्यू 5 एम्पियर्स का आ रहा है तो यहाँ पे इसमें से कितना करंट फ्लो हो जाएगा, 20 एम्पियर्स। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे 20 एम्पियर्स का करंट फ्लो है, ओके, और यहाँ पे 5 एम्पियर्स का करंट फ्लो है I2 का वैल्यू, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमारे पास में 200 वोल्ट। तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे इसमें से, ठीक है, वो हमारे पास 200 डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू व्हाट, 10 ohms। सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इमिशन इज डन बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इमिशन गए, सेकेंडरी इमिशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। जो मेटल सरफेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, एंड वन और मोर थिंग, इनमें से एक इंपॉर्टेंट होती है कि चार अलग अलग मेथड रहती है हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन को प्रोड्यूस करने के लिए। एक तो रहता है सेकेंडरी इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड थर्मोनिक इमिशन। ओके, तो जो इमिशन बम्बार्डमेंट के थ्रू होता है बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following phenomena of a important is of important in a HV engineering where non-uniform fields are unavoidable, ठीक है। इनमें से कौन सा फिनोमेना इंपॉर्टेंट है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में, ठीक है, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो है हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते। या फिर हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट में ऐसा मैं समझाता हूँ कि जहाँ पे भी हमारे पास में, ठीक है, अनअवॉइडेबल कंडीशन में हमारी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पर आ जाती है, या फिर हम लोग कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमारी हम लोग उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में, तो उसमें से कौन सा फैक्टर एक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस केस में हमारा कोरोना फैक्टर जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर मार्क करके रखिएगा, इस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेटेड बाय द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा जो हमारे पास बताता है कि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के कारण वो जनरेट होता है, तो वह है हमारा एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Then the next question is Wilson's theory is based on the assumption that dash are present in the atmosphere, ठीक है। तो विल्सन थ्योरी हमें बताती है कि जो लार्ज नंबर ऑफ आयन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच टाइप ऑफ ऑयल हैज़ अ हाईएस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, इनमें से कौन से ऑयल की हाईएस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, वो है हमारा सिलिकॉन ऑयल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्टली आप ट्रांसफॉर्मर ऑयल ऐसे मार्क करके मत आइएगा कि सिलिकॉन स्ट्रेंथ की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ थी केवी पर एमएम में, वो रहती है हमारे पास 60 से लेके 100 के बीच में। ओके, एंड अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बात करते हैं 30 से लेके 35 के बीच में उसका वैल्यू रहता है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द सिंक्रोनस मोटर द स्टेटमेंट और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से दो स्टेटमेंट बताए गए, कौन सा ट्रू और फॉल्स है हमें पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में परसेंटेज स्लिप इज ऑलवेज जीरो एंड फुल स्पीड द स्पीड रेगुलेशन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस मोटर में हमारा परसेंटेज स्लिप है, ठीक है, ये हमारा जीरो हो जाता है एंड स्पीड रेगुलेशन भी हमारा जीरो होता है, क्योंकि हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे ही वो मोटर रन करता है। जो हमारा रोटर स्पीड रहता है इट इज क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। क्लोज टू हम लोग कहेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड पे रन होता है, हार्डली एक सिंगल आरपीएम का भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग ओवरलोडिंग वगैरह करते हैं उस केस में हम वो चीज़ें हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जनरलाइज तरीके की बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर पे, ठीक है, तो हमारा स्पीड जो है रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर रहता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। The next question is which of the following symbol is representing a fluorescent lamp in the following circuit diagram। इस सर्किट डायग्राम में फ्लोरोसेंट लैम्प का कौन सा सिंबल है, मैंने आपको कल ही बताया था गाइस। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से वो फ्री पीडीएफ जो है, ठीक है, हमारी सिंबल की अगर आपने नहीं डाउनलोड किया होगा तो इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये आपको अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट लैम्प है इस तरीके से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। ये हमारा सिंबल है इस फ्लोरोसेंट लैम्प का। ओके, सो गाइस बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन डायोड इज डैश नो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो जब भी हमारा डायोड जो हमारा जीरो बायस रहता है तो कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स अप्लाइड नहीं रहता। सिंपल सा गाइस। ठीक है, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर रिवर्स बायस मार्क करे या फिर फॉरवर्ड बायस मार्क करे। तो जब जीरो बायस रहेंगे इसका मतलब क्या, कोई भी एनर्जी सोर्स हमने लगाया नहीं उस डायोड को, एज इट इज ओपन ही है वो। ओके, उस केस में हम लोग कहेंगे जीरो बायस्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस नहीं लगा रहे, रिवर्स बायस नहीं लगा रहे, उस केस में जो हमारा रिमेनिंग आते हैं, अगर हमने डायोड ऐसे छोड़ दिया खाली, तो वो क्या हो गया, जीरो बायस कंडीशन पे। सिंपल सा है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द नो इरिटेटिंग नॉइज एंड अ लो रेडिएशन लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द नो इरिटेटिंग नॉइज एंड लो रेडिएशन लॉसेस। इनमें से कौन से इलेक्ट्रिकल हीटिंग में कोई भी इरिटेटिंग नॉइज प्रोड्यूस नहीं होती है और लो रेडिएशन लॉसेस उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो होती है हमारी बेटर वर्किंग कंडीशन। ओके, तो अगर हमें हमारे वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करना होगा तो उस केस में हमारे जो इरिटेटिंग नॉइस कम होनी चाहिए हीटिंग प्रोसेस में, और रेडिएशन लॉसेज है वो भी हमारी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एचवीडीसी ट्रांसमिशन। इनमें से कौन सा एचवीडीसी ट्रांसमिशन जो जुड़ा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सिंपल है, हाई कोरोना लॉस। ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, गुड वोल्टेज रेगुलेशन एंड नो स्किन इफेक्ट, ये इसकी करेक्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगी। सो क्लियर है गाइस ये क्वेश्चन। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सर्टन सिस्टम e⁻⁻40 फॉर अ यूनिट इम्पल्स इनपुट। ठीक है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए जो है हमें इनमें से कौन सा जो है ट्रांसफर फंक्शन हमें देखने को मिलेगा, हमारा जो इनपुट रिस्पॉन्स रहेगा हमारा e⁻⁻40 से, तो सिंपल है गाइस 1/s+4। ये अगेन लैपलास ट्रांसफॉर्म का ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट पूछा था या फिर जो क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेशन रहता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा रहता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपको सिंपल माइंड से सोचना है इसको कि इम्पल्स रिस्पॉन्स है e⁻⁻40, तो हमारा जो लैपलास ट्रांसफॉर्म इसमें लगाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1/s+4। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसलिए हम लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी रहेगी क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हो 2024 का भी पेपर, 2023 के जो रिसेंट पेपर है वो भी आपको कराओ, तो जरूर कमेंट बॉक्स में येस और नो करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और जितना आप लाइक करोगे इस सेशन को, जितना आप सब्सक्राइब करोगे इस सेशन को देखने के बाद, उतना ही जल्दी मैं आपको 2024 का भी पेपर आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा विद डिटेल एनालिसिस। ओके, कंटिन्यू करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अ 3-phase 120 किलोवाट 2300 वोल्ट 50 हर्ट्ज 1000 आरपीएम सेलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर डेवलप्स अ टोटल पावर ऑफ 100 किलोवाट, नेग्लेक्टिंग द लॉसेस कैलकुलेट द ग्रॉस टॉर्क डेवलप। ठीक है, ग्रॉस टॉर्क डेवलप हमें पूछा गया। अब देखिए पावर इज क्या होता है, ठीक है, टॉर्क इनटू ओमेगा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज टू टी इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, वो होता है हमारा 2πn/60, राइट। ओके, तो ये तो हमारा आ गया, जहाँ पे हमारा टॉर्क डेवलप कितना होता है, ओमेगा क्या होता है, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे वैल्यूज पूछे गए, तो हमें डायरेक्टली टॉर्क का वैल्यू मतलब ये वैल्यू हमें पूछा गया। ओके, तो पावर इज गिवन एज 100 किलोवाट। ठीक है, तो 100 × 10⁻³ विल बी इक्वल्स टू T × 2π × 1000, ठीक है,
डिवाइड बाय हमारे पास 60 आ जाएगा। ओके, इससे आप टी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो आता है हमारे पास 955, ठीक है, न्यूटन मीटर्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V5 इन द सर्किट V1 V2 V3 V4 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इन सभी वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, तो हमें V5 का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें किरचॉफ्स का सेकंड लॉ हमें लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो KVL लगाने के लिए हमें एक लूप को प्रॉपर डिवाइन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे माइनस है, या सेकंड टर्मिनल प्लस, फर्स्ट टर्मिनल प्लस, देन हमारे पास प्लस माइनस, देन हमारे पास है प्लस, ठीक है। तो माइनस V1 प्लस V2, ठीक है, एक सीक्वेंस में चलते हैं, राइट। उसके बाद में प्लस V3 आ जाएगा, प्लस V3, ठीक है, माइनस, देन हमारे फर्स्ट हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, माइनस V4, ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा माइनस V5, सॉरी प्लस V5 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे सबका वैल्यू 10 वोल्ट है गाइस, ठीक है। तो हमें कितना प्लस V5 का वैल्यू हमें पूछा गया है, ठीक है। V5 का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस 10 प्लस 10 -10, ठीक है। ये -10 प्लस 10 -10 प्लस 10 कैलकुलेट करते तो ये जो प्लस V5 का वैल्यू है ये 0 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए, ट्रू और फॉल्स हमें है या नहीं पूछा गया है। ऑल मैशेज आर लूप्स बट ऑल लूप्स आर नेवर द मैशेज, ठीक है, ये हमें पूछा गया। सारे के सारे मैशेज जो है लूप है, लेकिन सारे के सारे लूप जो है मैशेज नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड किरचॉफ्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाई टू द नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा इस केस में, क्योंकि KCL जो है किरचॉफ्स लॉ जो है हमारे पास में, या फिर हम लोग कहेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, ये हमारे लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, अनदर स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग ऑफ अ फ्यूज और अ कंडक्टर इन अ वन और मोर फेजेस कॉजेज, ठीक है। अगर फ्यूज का या फिर कंडक्टर का मेल्ट हो जाता है, ठीक है, कोई भी एक या फिर एक से ज्यादा फेजेस में, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो है हमारा सीरीज फॉल्ट प्रोड्यूस होता है गाइस। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिख के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कॉज ऑफ अ इंसुलेटर डैमेज, ठीक है, इनमें से कौन सा कारण नहीं है इंसुलेटर डैमेज होने का। तो सिंपल है, हाई करंट, हाई नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। हाई नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर अगर हमारे पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके कारण जो है इंसुलेटर डैमेज हो जाता है, ये ऐसा कोई कारण नहीं होता, ठीक है। अगर हमारा रेनी सीजन है उसके कारण हो सकता है, ठीक है। हमारा एक्सेसिव टाइटनिंग अगर हम लोग करते हैं क्लैम्प्स की तो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस में आता है हॉट एंड कोल्ड सेशन में, तो उस केस में भी हमारा इंसुलेटर डैमेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अर्बन एरियाज वेयर द स्पैन इज लोअर बट द हायर कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है यूज किया जाता है अर्बन एरियाज में, जहाँ पे हमारा स्पैन लोअर हो जाता है एंड हाई कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का रिक्वायरमेंट, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज वहाँ पे करते हैं, ठीक है। जहाँ पे अर्बन एरियाज होते हैं, जहाँ पे स्पैन कम है हमारे दो इसके टावर्स के बीच में, एंड हाई कनेक्टिविटी जो है रिक्वायर्ड रहती है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोलर इन एन ऑटोमेटिक टोस्टर सिस्टम। ऑटोमेटिक टोस्टर सिस्टम में क्या होता है गाइस, रिले आपका कंट्रोल करता है हमारी हीट को, ठीक है। हीट को एज इन के अगर टेम्परेचर एक सेट टेम्परेचर डिस्टेंस पे, सेट टारगेट पे आ जाता है, सेट थ्रेशोल्ड वैल्यू पे वो आ जाता है, तो उस केस में वो रिले कट ऑफ और कट इन कर देता है, ठीक है। हमारे शुरू करते हैं हीटिंग कॉइल को या फिर बंद कर देता है। इसी का मतलब क्या है, कंट्रोलर कौन है हमारे इसका ऑटोमेटिक टोस्टर का, तो वो है हमारा रिले। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग मोटर मे बी ऑपरेटेड ऑन अ DC और अ सिंगल फेज AC सप्लाई एट अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड एंड आउटपुट। इनमें से कौन सी मोटर जो है DC मोटर पे, DC सप्लाई पे या फिर सिंगल फेज AC सप्लाई पे भी वर्क कर सकती है, वो होती है गाइस यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं DC सीरीज मोटर, जो AC पे भी एंड DC पे दोनों पे वर्क करती है। ओके, मिक्सर ग्राइंडर्स में वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर हम लोग इसको कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग मीन्स अ पैरेलल ग्रूव क्लैम्प, ठीक है। इनमें से कौन से ऑप्शन को हम लोग कहेंगे पैरेलल ग्रूव क्लैम्प, तो वो है हमारा PG क्लैम्प। ओके, सिंपल है, PG क्लैम्प इट इज अ पैरेलल ग्रूव क्लैम्प। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार आप उसको गूगल जरूर कीजिएगा, इसका इमेज जरूर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज यूज्ड एट द क्रॉसिंग ऑफ द लाइन विद अ रोड, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। रोड्स या फिर रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो अगर हमारी क्रॉसिंग होती है, तो उसके इसमें कौन सी प्रोटेक्शन यूज की जाती है, तो वहाँ पे गार्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। गार्डिंग मतलब क्या, एक प्रॉपर हमारे पास में जो है रोड के एक्सेस, रोड साइड पे ये जो लाइव कंडक्टर्स होते हैं उसका जो है एक्सेस जो है ना हो सके, एक प्रॉपर सेफ डिस्टेंस में मेंटेन कर सके, इसलिए गार्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। जिसके कारण जो हम लोग अर्थ भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अगर इनकेस इफ इनकेस कोई भी कंडक्टर फॉल हो जाता है, तो वो जनरली हमारा ग्राउंड हो जाता है सिस्टम में डायरेक्टली। यहाँ पे जो पर्सन ऑपरेट करे या फिर जो हमारे वॉकिंग डिस्टेंसेज है, ठीक है, या फिर जो हमारे पाथवेज है, वहाँ पे अफेक्ट नहीं करता है वो डायरेक्टली। ओके,
क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर आईसी। लीनियर आईसी का इनमें से कौन सा एक एग्जाम आएगा गाइस, ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है गाइस। ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर आपका है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन का भी टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हो इस हमारे पीजी सेल में, तो वो थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड टॉपिक की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उतना ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ओके, और जितने भी एस्पिरेंट चाहते गए इसके 2024 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं एंड उनको एक लिस्ट ऑफ सिलेबस चाहिए कि कौन से सिलेबस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। ओके, चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय अ मोटर इफ द टोटल पावर इज 400 VA एंड विद अ पावर फैक्टर ऑफ 0.5। ओके, तो हमारा एक्टिव पावर कितना हो जाएगा 400 इंटू 0.5, ठीक है। P इज वॉट, ठीक है। हमारा देखिए एक तो रहता है एक्टिव पावर, एक तो रिएक्टिव पावर रहता है हमारे पास, एक तो रहता है हमारा अपैरेंट पावर जिसको हम लोग VA में मेजर कर, ठीक है। एक्टिव पावर इज डिफाइंड एज VA, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 5, ठीक है। तो VA हमारे पास 400 है, कॉस 5 पावर फैक्टर हमारे पास 0.5, 400 का आधा कितना हो जाता है 200 वाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो इसको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड इज इंड्यूसेस द एडी करंट इन द हीटिंग एलिमेंट। इनमें से कौन से हीटिंग मेथड में एडी करंट इंड्यूस होते हैं हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, और जिसके कारण जो हीट ट्रांसफर होती है टू द बॉडी फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट, तो वो होती है हमारे इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। ये इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग में जो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं हमारे हीटिंग एलिमेंट में बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, और जो हीट है ट्रांसफर की जाती है टू द बॉडी फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट, तो ये होते हैं हमारा ऑप्शन सी। ओके, ये बाय द वे हमने जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग का जो हमारा टॉपिक है हमने कोर्स के अंदर प्रोवाइड करके रखा है, उसको जरूर डिटेल में पढ़िएगा गाइस, वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन सेम डिस्कस करके रखा है। ओके, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज पीक फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज, ठीक है। पीक फैक्टर पूछा गया हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का, तो होता है हमारा 2, सिंपल है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की बात की जा रही है। ओके, तो उस केस में हमारा जो पीक फैक्टर का रेशियो क्या रहता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय हमारा RMS वैल्यू। ओके, तो हमारा पीक वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम डिवाइड बाय RMS। तो यहाँ पे पीक वैल्यू रहेगा VM, और हमारे पास में जो RMS वैल्यू कितना रहता है VM/2। ओके, सिंपल है, VM कैंसिल हो जाता है, 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की बात आती है तो 1.41 आता है, उस केस में वो जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर के 2 कन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन थे, एक मैंने ऊपर बता दिया और एक अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर कोर किससे बनाया जाता है गाइस, वो हमारा सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन से बनाया जाता है। ओके, इसका कारण क्या होता है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन क्यों हम लोग यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल मैंने आपके लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन अ डैश पावर प्लांट एंड मैक्सिमम इन अ डैश पावर प्लांट, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है ये सबसे कम किसके अंदर रहती होती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर, एंड जो मैक्सिमम किसके अंदर रहेंगी वो रहती है स्टीम पावर प्लांट के अंदर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कोयला यूज़ करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी हमारी कॉस्ट एसोसिएटेड रहती है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। तो ये थे गाइस हमारे कंप्लीट 120 क्वेश्चन जो आपके 5 मई के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप चाहते हो इस साल की PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो जरूर इन 2 कोर्सेज को आज ही एनरोल करेगा। ये दिवाली ऑफर से काफ़ी कम समय के लिए अवेलेबल है, 1 नवंबर तक ये कूपन्स कोड वैलिड रहेंगे, उसके बाद आपकी फुल प्राइजेस पे आपको इसको एनरोल करना रहेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये दिवाली ऑफर्स का इस्तेमाल करके आप इस PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग कोर्स को जरूर आज ही के आज एनरोल कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि डिप्लोमा ट्रेनिंग की एग्जामिनेशन को क्लियर करना। सभी टॉपिक हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिए गए, आप कभी भी इसको जाके देख सकते हो, कोई भी टॉपिक को आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके भी बताइएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहेगा, ठीक है। सारे सेशन देखने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं हमारे चैनल कैपिटल्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।